डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई वॉज टोल्ड कि ये पेपर अब नज़दीक आ चुकी है। इस पे मैंने बहुत तेज़ी से गाइड भी एक निकालने की कोशिश की है। ऑफ कोर्स बहुत हड़बड़ी में और बहुत टाइम को चुरा करके मैंने निकाला है, लेकिन फिर भी आपके लिए काफ़ी उपयोगी, क्योंकि इसमें कुछ नए टॉपिक्स जोड़े गए हैं जो आप देखेंगे भी, और उस पर भी मैंने क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है। अदरवाइज जो पहले की जो गाइड थी वो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन उसमें नए टॉपिक को ऐड करके मैंने बहुत तेज़ी से आपके एग्जाम के लिए निकाला। आई होप कि आपको पता होगा और आपने डाउनलोड किया है, नहीं तो अभी डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए, 3 इयर्स पेपर एनालिसिस, ये भी आपको हेल्प करेगा। एनालाइज करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, गैस तो चलिए आई विल नॉट से। मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट की मैं बात कर रहा हूं, जो अब कहलाता है DSC 14 न्यू एजुकेशन पॉलिसी के सिलेबस में और 5वें सेमेस्टर में। पहले आपको शायद पता होगा कि ये इंडियन पॉलिटिकल थॉट 2 कहलाता था सेमेस्टर 6 में, जो पुराने सिलेबस में था। लेट अस बिगिन। इससे पहले कि हम लोग क्वेश्चन आंसर का दौर करें शुरू, आपको बताना मेरा कर्तव्य और आपका जानना अधिकार है। यदि आप नहीं जानते हैं तो आप बहुत बड़े एक इंफॉर्मेशन से मिस कर रहे हैं कि पॉल साइंस हेल्प की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है और काउंसलिंग भी साथ में मैं करता हूं, वो CUET PG 2025 के लिए ऑलरेडी जो है वो शुरू हो चुकी है, जस्ट शुरू हुई है। और इसका नेचर ऐसा है, इतना ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म होता है ऑनलाइन, जहां पे कि आप कभी भी यदि इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हैं तो आपके लिए ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल रहता है, लाइव रहता है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कब दे रहे हैं टेस्ट को। इसके अलावा आप कंपेयर कर सकते हैं अपने जो स्कोर हैं उसको, जितने स्टूडेंट ने अभी तक दिया है उसके साथ आप क्या रैंक है। आपको पूरा विश्लेषण, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन मिलता है। आप अपने परफॉर्मेंस को बहुत अच्छी तरह जज कर सकते हैं। इसके अलावा ऑफलाइन भी पेपर आपको मिलता है, लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज मिलते हैं। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे दी गई है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंडेवर है, जो मेरे स्टूडेंट इसका फ़ायदा उठाते हैं। यदि आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, अपने चांसेस को बूस्ट करना चाहते हैं, तो आप रजिस्टर कर सकते हैं अपनी नेम, टेलीग्राम आईडी और मोबाइल नंबर को इस मेल आईडी पे भेज के। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, POLSC help HELP@gmail.com पे अपने नेम, टेलीग्राम आईडी और मोबाइल नंबर, एंड ये भी बताएं कि किस कोर्स के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि एक और कोर्स जो है फाउंडेशनल बैच भी चल रही है, जिसमें कि रिकॉर्डेड लेक्चर हैं सभी CUET PG के थीम के। उसको भी स्टूडेंट बहुत पसंद करते हैं, तो आप उसको भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बट मेनली ये कोर्स अभी लाइव है और वो रिकॉर्डेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है इसकी सिलेबस। चेंज हुई, इन्होंने थोड़ा सा क्या किया है कि पहले जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट 2 था, जो मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट था, उसको थोड़ा सा इन्होंने अलग काइंड ऑफ कैटेगराइज किया है। जैसे इन्होंने पहला यूनिट को एकदम छोड़ दिया, जैसे पहले था अंडरस्टैंडिंग मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट, क्या उसके कॉन्टेक्स्ट हैं, क्या फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक हैं, ये तो इन्होंने छोड़ दिया है। लेकिन उसके बाद इन्होंने ऐसे खांचा बना दिया है, नेशन एंड नेशनलिज्म। इसमें डाला है विवेकानंद को, जो पहले अलग था, वो आइडियल सोसाइटी के बारे में कल पढ़ना था। मोहम्मद इकबाल तो पहले भी था नेशनलिज्म, और रविन्द्रनाथ टैगोर भी नेशनलिज्म थे। और गांधी जी को उन्होंने 2 जगह रखा है, एक तो नेशन नेशनलिज्म में और स्वराज में भी। मुझे नहीं समझ में आया क्यों उन्होंने 2 जगह रखा है, क्योंकि स्वराज का जो उनका कॉन्सेप्ट है वही उनके नेशनलिज्म या नेशन का भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिर भी 2 जगह दिखते हैं गांधी जी। यूनिट 3 जो है, इन्होंने क्या किया, स्टेट और डेमोक्रेसी में सजाया है नेहरू, और यहाँ जोड़ दिया है दीनदयाल उपाध्याय को, जो पहले नहीं थे। राम मनोहर लोहिया पहले भी थे, लेकिन सोशलिज्म को लेके थे, अब ये स्टेट एंड डेमोक्रेसी में दिखते हैं। अंबेडकर जी पहले सोशल जस्टिस के थीम के साथ थे, अभी ये स्टेट डेमोक्रेसी में दिखते हैं। पहले जो है राइट्स में केवल एक राजा राम मोहन रॉय थे, अब जो है ताराबाई सिंदर जुड़ जाती हैं। और यहाँ पे फेमिनिज्म, जो फेमिनिस्ट राइट में जो पंडिता रमाबाई है वो हट जाती है। आई डोंट नो क्यों हटाया गया, हो सकता है कुछ कारण हो, लेकिन ताराबाई शिंदे को जोड़ा गया। स्वराज पहले भी था, उसमें केवल गांधी जी दिखते थे, अब उसमें तिलक जी भी ऐड हो जाते हैं। तो ये तीसरा नया टॉपिक है। इसके अलावा हिंदुत्व एंड हिंदुइज्म पहले भी था, अभी भी वैसे ही है सावरकर। तो थोड़े बहुत फेर बदल, और 3 जो मैंने लाल लगा दिए हैं, ये आपको वीडियो मेरे चैनल पे मिलेंगे भी नहीं, बाकी के सब के वीडियो आपको अवेलेबल हैं। लेकिन जैसे आप विवेकानंद का वीडियो देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड है आइडियल सोसाइटी पे, जबकि अब जो है नेशन और नेशनलिज्म पे इनके खांचे में रखा गया है। तो ये थोड़ा फर्क है।
लास्ट मिनट टिप यदि मैं कुछ दे सकूं तो मैं ये कहूंगा कि आपको जानना चाहिए कि इसमें 6 थीम है। आपने देखा 11 थिंकर हैं और 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 का जवाब देना होता है, तो कुछ थिंकर को ये छोड़ देंगे आप देखिएगा, क्योंकि एक थीम तो फीचर्स ऑफ मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट में चला जाता है। तो समझिए 5 थीम्स में जो रिमेनिंग में से इनको पूछने हैं तो कुछ ये नोट्स में पूछेंगे या छोड़ देंगे। इसके अलावा लेकिन आपको कोई भी थिंकर को नहीं छोड़ना चाहिए मेरे अनुसार से, क्योंकि 10 क्वेश्चन है और आपको पता नहीं कि कौन सा जो है आपको इजी लगे। तो इसलिए मेरी सलाह होगी कि कंप्रिहेंसिव पढ़िए, मतलब एक्सटेंसिव स्टडी कीजिए, सभी थिंकर को पढ़ लीजिए। एक बात मैं हमेशा सिखाने की आप लोगों को कोशिश करता हूं कि कैसे ऑफ बीट क्वेश्चन को सीधा करें। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक क्वेश्चन लिया जो मैंने गाइड में डील भी किया, स्वराज वाज नॉट मेयरली सेल्फ गवर्नमेंट फॉर तिलक, it was a comprehensive doctrine of freedom based on moral and spiritual development. Discuss Tilak's concept of Swaraj or Swarajya in the light of the above statement. अब ये देख के लगेगा कि ये क्या पूछ रहे हैं, जबकि एक्चुअली यदि आप इसको अनट्विस्ट करें 5 बार पढ़ के तो सिंपल है, डिस्कस तिलक्स कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज। इट इज एज सिंपल एज इट इज सिंपल, डिस्कस द तिलक्स कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज। बाकी वो कुछ भी, क्योंकि वो जो कह रहे हैं वो तो है ही कि स्वराज उनके लिए मेयर जो है पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं था, सेल्फ गवर्नमेंट नहीं था, इट हैड ए काइंड ऑफ स्पिरिचुअल डायमेंशन। उनके लिए जो है एक तरह का मोरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट एक पूरे कॉम का, एक पूरे जो कम्युनिटी होती है जब वो डोमिनेशन से फ्री होती है तो उसकी स्पिरिट आजाद होती है, और तब जब वो सोचता है तो वो पूरे विश्व के लिए जो है वो कल्याणकारी होता है। उनका ये कहना था कि जब तक हम परतंत्र हैं, जब तक हमारे ऊपर किसी का डोमिनेशन है, हमारी आत्मा कुचली जा रही है, तब तक तो हम सोच ही नहीं सकते हैं। तो सिंपल जो ये कह रहा है वही बात आपको डिस्कस करनी है, डिस्कस द तिलक कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज। और इसलिए मैं कहता हूं कि आप अप्रोक्सीमेट लेकिन स्टैंडर्ड आंसर लिखें। अप्रोक्सीमेट आंसर लिखने का मतलब होता है कि आपको चाहे इस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे चाहे कुछ भी, आप लिख तो रहे हो डिस्कस द तिलक कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज, तो आप अप्रोक्सीमेट भी लिख सकते हो, आप कंपेयर भी कर सकते हो इनके स्वराज को गांधी जी के स्वराज से या नेशनलिज्म किसी भी टैगोर के नेशनलिज्म से, एंड बहुत चीजें इनके होम रूल लीग के बारे में लिख सकते हो। मतलब आप टू द पॉइंट के बजाय आप घेरेबंदी करके भी लिख सकते हो, बट ऑलवेज यूज स्टैंडर्ड फ्रेजेज, स्टैंडर्ड टर्म एंड स्टैंडर्ड टेम्पलेट, क्योंकि टीचर उसको ही देख के समझ पाते हैं कि आपने एक पर्टिकुलर वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में जो है एकेडमिक रिगर आपकी हुई है। तो इसलिए स्टैंडर्ड आंसर लिखिए, स्टैंडर्ड फ्रेजेज यूज कीजिए, स्टैंडर्ड टर्म्स यूज कीजिए, स्टैंडर्ड सेंटेंसेज यूज कीजिए और स्टैंडर्ड जो है टेम्पलेट यूज कीजिए। इसलिए मैंने अपने गाइड में स्टैंडर्ड आपको टेम्पलेट बताया है, कैसे इंट्रोडक्शन, बॉडी, डिस्कशन एंड कंक्लूजन लिखते हैं। एंड आपको फुल एडवांटेज लेना चाहिए पॉल साइंस हेल्प के वीडियो लेक्चर्स की और एग्जाम गाइड का। मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा, आपको काफ़ी इससे हेल्प होगी। पॉल साइंस हेल्प के जो वीडियो लेक्चर हैं वो तो कम्प्लीटली फ्री हैं, और गाइड की कॉस्ट इतनी कम रखी गई है कि आपको वो लगे कि आप एक चॉकलेट खा रहे हैं, लाइक दैट। सो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जितने भी थीम थिंकर्स हैं, 3 को छोड़ के आपको तिलक, दीनदयाल उपाध्याय और ताराबाई सिंधे नहीं मिलेंगे, लेकिन बाकी सब मिल जाएंगे। तो उसको 5 to 6 टाइम देखिए, पहली बार नॉर्मल स्पीड में, फिर बढ़ा बढ़ा करके देखिए। जो इसकी जो एग्जाम गाइड मैंने हड़बड़ी में निकाली है उसका फुल एडवांटेज लीजिए, उसको कई कई बार पढ़िए। मैंने 5-6 टाइम लिखा है, लेकिन जो 8 या 9 CGP लाए उन्होंने उसको 8-11 टाइम्स भी पढ़ा है। उसके आगे भी आप सोचिए, जो मैंने लिखा है उसी तर्ज पे आप आगे बढ़ जाए। आप गेस कर सकते हैं लेकिन उसकी जरूरत है नहीं, क्योंकि आप यदि एक्सटेंसिव स्टडी कर रहे हैं तो नथिंग टू गेस अबाउट। और छोटा लिखें, मैं कभी भी बड़ा आंसर, मतलब स्केल ले करके आंसर लिखने और उसको, उसका मैं हिमायती नहीं हूँ। छोटा लिखे लेकिन इम्फेटिकली लिखे, मतलब जो लिखें उसमें वजन हो, हर सेंटेंस जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो, उसके खास मायने हो। और जैसा मैंने कहा, मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि यू मे राइट अप्रॉक्सीमेट बट ऑलवेज राइट स्टैंडर्ड आंसर। और यहाँ से आप जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो क्लिकेबल मिलेगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस इंस्टा मोजो साइट पे इवन आप पॉल साइंस हेल्प यदि आप सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगी, ये डायरेक्ट लिंक है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब आइए हम थीम वाइज एनालाइज करें पास्ट 3 इयर्स के पेपर।
अब यहाँ पे चलिए मैं पहले आपको थीम बताता हूँ। दिस इज इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब मैं कहता हूँ पास्ट ईयर पेपर, तो ये सेमेस्टर 6 के पेपर हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं, जो पहले इंडियन पॉलिटिकल थॉट 2 कहलाता था। लेकिन उसके सारे क्वेश्चन आपके लिए रिलेवेंट है, कुछ को छोड़ करके मैंने रिलेवेंट क्वेश्चन पिक किए हैं, और वो 3 साल के पेपर हमारे पास अवेलेबल हैं। तो 2023 में क्वेश्चन है, एनालाइज द सैलिएंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट। ये तो बिल्कुल रन ऑफ द मिल घिसा पिटा क्वेश्चन है। ये मैंने अपने गाइड में और वीडियोज में हर जगह इसको जो है एक्सप्लेन किया, आप इसको देख लीजिए। 2022 में डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन। 2021 में नील था, ये कोरोना काल था, इसमें ओबी ओपन बुक एग्जाम था, 6 ही क्वेश्चन थे, उसमें कोई क्वेश्चन भी नहीं था। 2020 का मैंने इसलिए लिया है कि इन्होंने एक नई बात पूछी है। इन्होंने कहा है कि जो कॉन्टेक्स्ट था जिसमें डेवलपमेंट हुआ मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट का, वो कोलोनाइजेशन के साए में हुआ था। और कोलोनाइजेशन ही नहीं, वेस्टर्न जो इन्फ्लुएंस था वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी का, उसके साए में हमारी मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट डेवलप हुई थी। तो जैसा मैंने अपने वीडियो में बताया है कि जब आप एक सुपर इम्पोजिंग फिलॉसफी के साए में आपकी फिलॉसफी पनपती है, तो या तो आप उसके अगेंस्ट होगे, या फॉर होगे, या आप न्यूट्रल होगे, तो या सिंथेसाइज करोगे। तो जो अगेंस्ट हुए वो नेशनलिस्ट हुए, तिलक हैं, बिपिन चंद्र पाल हैं, लाला लाजपत राय हैं, मतलब रिवाइवलिस्ट भी कहलाते हैं, जो इंडिया के पास्ट कल्चर में जाते हैं और वेस्टर्न सिविलाइजेशन या वेस्टर्न जो फिलॉसफी होती है नेशनलिज्म या सोसाइटी, उसको काटते हैं। दूसरे जो उसके हिमायती हो जाते हैं, उसको अच्छा मानते हुए अपने सोसाइटी, अपने रिलीजन, अपने पॉलिटिक्स को रिफॉर्म करना चाहते हैं। राजा राम मोहन राय उसके सबसे बड़े एग्जाम्पल है। इवन अंबेडकर जी भी उसके एग्जाम्पल कहे जा सकते हैं अलग तरीके से। गांधी जो है वो सिंथेसाइज करते हैं। तो इस टाइप की जो है, तो कॉन्टेक्स्ट जो है, और दूसरा जो कॉन्टेक्स्ट था वो कोलोनाइजेशन का था, क्योंकि हमारी जो नेशनल मूवमेंट थी वो उसके अगेंस्ट, कोलोनाइजेशन के अगेंस्ट एक नेशनल मूवमेंट भी थी, सभी कॉलोनियल कंट्री के यूनिफिकेशन की भी बात थी। तो कोलोनाइजेशन और वेस्टर्न फिलॉसफी गिव्स द कंटेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट। ये मैंने गाइड में भी डील किया है और वीडियो में भी। दूसरा थीम देखिए, नेशन एंड नेशनलिज्म, जिसमें 2023 में क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे मैं याद दिला दूं कि इसमें इकबाल हैं, इसमें गांधी जी हैं, टैगोर हैं, और रविन्द्रनाथ टैगोर भी हैं, इकबाल भी हैं, विवेकानंद यहाँ पे हैं। मैं चौथा मैं नाम भूल रहा था। अब यहाँ प्रॉब्लम यह है कि विवेकानंद को मैंने जो एक्सप्लेन किया है वो उनका आइडियल सोसाइटी को किया है, लेकिन यहाँ उनके नेशनलिज्म को है। तो इसलिए मैंने इस बार गाइड में एक क्वेश्चन उनके नेशनलिज्म को भी लिया है, आप उसको देख सकते हो। 2023 में क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामिन टैगोर्स व्यू ऑन नेशनलिज्म एंड कंपेयर इट विद दैट ऑफ गांधीज व्यू। तो दोनों ही जो ग्रेट लीडर थे, आपको शायद पता होगा कि टैगोर को गुरुदेव जो है ये टाइटल गांधी जी ने दिया था, और गांधी जी को महात्मा जो है टैगोर ने। दोनों की मुलाकात शांति निकेतन में पहली बार हुई थी, उसके बाद कुछ और मुलाकातें हुई होंगी। कुछ इश्यूज पे दोनों में डिफरेंस था, उसमें से एक नेशनलिज्म भी था। टैगोर नेशनलिज्म को बिल्कुल ही एक तरह घातक बीमारी मानते थे, जो कि ह्यूमन स्पिरिट को कुचल देता है, जो इंडिविजुअल फ्रीडम को, सोचने की ताकत को खत्म करता है, क्योंकि आपको एक सांचे में ढालने की कोशिश करता है। वो कॉस्मोपॉलिटिनिज्म के थे, विश्व बंधुत्व और इंडिविजुअल फ्रीडम। इंडिविजुअल जो है एक विश्व का नागरिक है, कोई नेशन या नेशन के बाउंड्री से बंधा हुआ नहीं है। तो इस टाइप के उनके उदात व्यू थे, मतलब वेरी वेरी हाईली लिबरल। गांधी जी वॉज वेरी मच प्रैग्मेटिक। उनका कहना था कि हमें नेशनलिज्म जो यूरोपियन कहते हैं उस टाइप की नेशनलिज्म तो हमें पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी हमें आज़ाद तो होना है। हमको अपना अपना ओन नेशन चाहिए, जो नॉन वायलेंट होगा, जो स्पिरिचुअल डायमेंशन जिसका होगा, कल्चरल डायमेंशन होगा, मोरल डायमेंशन होगा। मोरली हम रीजनरेट एक कम्युनिटी बनाएंगे, जो ओसनिक सर्कल उन्होंने बोला। और स्वराज का जो उनका कॉन्सेप्ट है वो ओरिजिनल हमारे नेशन या नेशनलिज्म को दर्शाता है। तो दोनों में मेन जो है, काफ़ी चीज़ें आप लिख सकते हैं, मैंने अपने गाइड में कोशिश भी की है, मैंने एक्सप्लेन भी किया है थोड़ा बहुत अपने वीडियो में भी। मेन ये है कि गांधी जी का जो नेशनलिज्म है वो प्रैग्मेटिक था।
वो इंटरनेशनलिज्म की तरफ जाता था, कॉस्मोपॉलिटनिज्म की तरफ भी था, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं कि हम नेशनलिज्म को मानेंगे ही नहीं। उनका ये कहना जरूर था कि हाँ, हम पॉलिटिकली हमें आज़ाद भी होना है, लेकिन केवल पॉलिटिकल नेशनलिज्म या पॉलिटिकल आज़ादी से आगे बढ़ करके भी वो सोचते थे कि हमें मोरली रीजनरेट होना है, हमें स्पिरिचुअल एंड मोरल बेसिस पे अपने को जो है रिगेन करना है एज ए नेशन। जबकि टैगोर ऑल टुगेदर नेशनलिज्म और नेशन के कॉन्सेप्ट को नकारते हैं, गांधी जी नकारते नहीं। डिस्कस इकबाल्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इस्लामिक यूनिटी। ये क्वेश्चन तो पुराना है, अब चूंकि ये नेशनलिज्म में आ गया है तो मैंने अपने गाइड में भी और वीडियो में भी उनकी जो मिल्लत या इस्लामिक नेशनलिज्म की जो कॉन्सेप्ट है उसको काफी डिस्कस किया। उनके लिए नेशनलिज्म जो है वो रिलीजियन से मिला हुआ है। यदि एक रिलीजियस कॉम अपने को स्पिरिचुअली एक सॉवरेन बनाती है तो उस टाइप के नेशन की वो बात करते हैं, जो कि टेरिटोरियल जो बाउंड्री है उससे हट जाता है। जितनी मतलब कि दुनिया भर के मुसलमान हैं वो एक नेशन के तौर पे वो देखते हैं। तो इस्लामिक नेशन जो कि स्पिरिचुअल नेशन है, ना कि पॉलिटिकल। उनकी डेमोक्रेसी भी जो है स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी है। इस पे काफी मैंने डिस्कस किया है, आप देख सकते हैं वीडियो में। 2022 में है क्रिटिकली इवेल्युएट विवेकानंदास कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल सोसाइटी। अब आपको आइडियल सोसाइटी नहीं पूछा जाएगा, ये मैं कह रहा था, अब उनके कॉन्सेप्ट नेशनलिज्म पे पूछे जाएंगे। वो भी काफी बहुत महत्वपूर्ण है। आप नेहरू जी के कथन याद कीजिए कि विवेकानंद ने हमें ऐसी नेशनलिज्म दी जो हमें प्राउड कराता है अपने नेशन पे। हमारी जो एंशियंट सिविलाइजेशनल नेशन है उसको उन्होंने उभारने की कोशिश की। तो विवेकानंद के नेशनलिज्म पे मैंने इस बार गाइड में लिखने की कोशिश की है, आप उसको देख सकते हैं। 2021 में क्वेश्चन है कंपेयर रविन्द्रनाथ टैगोर्स एंड मोहम्मद इकबाल्स व्यू ऑन वेस्टर्न नेशनलिज्म। दोनों वेस्टर्न नेशनलिज्म को एक तरीके से नकारते हैं। एक पूरी तरीके से, इकबाल पूरी तरीके से नहीं नकार करके उसको टेरिटोरियल पॉलिटिकल के बजाय स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस नेशनलिज्म की तरफ ले जाते हैं। इसको भी मैंने दूसरे दूसरे तरीके से गाइड में भी और वीडियो में करने की कोशिश की है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं, आप लेकिन कंपेयर कर सकते हैं। स्टेट एंड डेमोक्रेसी में भी आपको याद दिला दें कि इसमें नेहरू जी हैं, इसमें अंबेडकर जी हैं और इसमें लोहिया हैं। तो इसमें यदि आप देखेंगे 2023 का क्वेश्चन है कमेंट ऑन नेहरूज अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन एंड सेकुलरिज्म। इस क्वेश्चन का मीनिंग यही होता है, 2 बार पूछा गया है। इसका मतलब ये होता है कि उनके सेकुलरिज्म पे क्या थॉट थे नेहरू जी का। आपको पता है कि अभी भी ये डिबेट हो रहा है, वाजपेयी जी भी उठाते थे, अभी भी ये डिबेट हो रहा है कि नेहरू जी ने जो सेकुलरिज्म दिया वो इंडिया के लिए सही नहीं है। उन्होंने वेस्टर्न सेकुलरिज्म को थोपने की कोशिश की। यहाँ पे गांधीयन सेकुलरिज्म चल सकता है, जो कहते थे कि पॉलिटिक्स और रिलीजन कभी अलग नहीं हो सकते हैं। जो स्पिरिट है या कहिए स्पिरिचुअलिटी है, जो सुचिता है, जो इथिक्स है, जो मोरालिटी है रिलीजन की, वो पॉलिटिक्स में आनी चाहिए। लेकिन आप हाईली रिलीजियस होते हुए भी आप कम्युनल नहीं होंगे। आप में सर्व धर्म या सर्व पंथ समानता की भावना होगी। गांधी जी इतने स्टॉन्च रिलीजियस पॉलिटिकल लीडर होते हुए भी उन्होंने अपनी जान दे दी हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि कोई यदि बहुत ज्यादा रिलीजियस है तो इसका मतलब नहीं है कि वो कम्युनल होगा। इस चीज को हम दोनों को अलग अलग सोचना चाहिए। आप अपने धर्म से यदि या अपने पंथ से बहुत प्यार करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे धर्म या दूसरे पंथ को आप हेट करेंगे। क्योंकि यदि आप एक्चुअल में अपने पंथ या धर्म के इसेंस को समझेंगे तो आपको हर जगह यूनिटी दिखेगी। आपके आत्मा में कोई भेद रह ही नहीं सकता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ भी नहीं। तो उस टाइप की जो बात गांधी जी करते हैं। नेहरू जी बहुत प्रैग्मेटिक वे में चलते हैं। उनका कहना है कि भाई हम इतने दूर तक नहीं सोच सकते। तो अच्छा ये है कि रिलीजन को प्राइवेट अफेयर मान लो, उसको प्राइवेट डोमेन में रखो। पब्लिक डोमेन में कोई लीडर को ना तो स्पिरिचुअलिज्म या रिलीजन को नहीं जो है शो करना चाहिए। एक जो पब्लिक अथॉरिटी है उसको रिलीजन से एक डिस्टेंस बना के रखना चाहिए, स्टेट को भी डिस्टेंस और पब्लिक अथॉरिटी को भी। इस तरह की जो सेकुलरिज्म है उस पर अभी भी विवाद हो रहा है। मैंने अपने वीडियो में भी और गाइड में भी इसको लिखने की कोशिश की है।
दूसरा क्वेश्चन है 2023 में ही राम मनोहर लोहिया हैज गिवन ए न्यू मीनिंग एंड डायमेंशन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म। ऑफ कोर्स इनका थर्ड वे सोशलिज्म था, ना मार्क्सिज्म और ना ही फेबियन या सोशल डेमोक्रेसी जो वेस्टर्न है वो नहीं होकर के एक इंडियन फ्लेवर की जो सोशलिज्म थी वो बहुत ही अलग थी। तो वो मैंने काफ़ी कोशिश किया है, गाइड में भी और वीडियो में भी देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 2022 में क्वेश्चन एग्जामिन अंबेडकर्स व्यू ऑन कास्ट एंड जस्टिस। तो ये तो सोशल जस्टिस के चैंपियन थे, कास्ट को एनालाइट करना चाहते थे और उसकी सस्टेनेंस कैसे धर्मशास्त्र से मिलती है उस पर वो उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। मैंने इसको वीडियो और गाइड दोनों में लिखा है। दूसरा क्वेश्चन है कंपैरेटिवली एग्जामिन द व्यूज ऑफ नेहरू एंड गांधी ऑन रिलीजन एंड सेकुलरिज्म। अभी तो मैं उसी पर चर्चा कर रहा था। 2021 में क्वेश्चन है डिस्कस बी आर अम्बेडकर्स आइडिया एज ए थ्योरी ऑफ सोशल जस्टिस इन इंडिया। यही इनका मेन क्रक्स है सोशल जस्टिस। आप इसको गाइड और वीडियो दोनों में इसको पा सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 2021 में कमेंट ऑन नेहरूज अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन एंड सेकुलरिज्म, जो फर्स्ट क्वेश्चन था। तो ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। चूंकि इसमें दीनदयाल उपाध्याय भी हैं, उनसे प्रोबेबल क्वेश्चन ये आ सकता है जो मैंने गाइड में डिस्कस भी किया है। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म बाय दीनदयाल उपाध्याय एंड हाउ दैट वाज ए विजन ऑफ अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। तो इसका आंसर यदि देखना है तो आप गाइड में देख सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपको इस बार दीनदयाल उपाध्याय से आ सकते हैं। उनका जनरली इंटीग्रल ह्यूमनिज्म से ही रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। अधिकार की यदि हम बात करें तो इस बार राम मोहन रॉय के साथ में ताराबाई शिंदे को जोड़ दिया गया है। 2023 में जो क्वेश्चन था वो अब तो नहीं आएगा, लेकिन मैंने क्यों इसको रखा है, क्योंकि इसको केवल यदि आप बदल दीजिए यहाँ ताराबाई शिंदे तो ये क्वेश्चन अभी भी जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। पंडिता रमाबाई's लाइफ एक्सपीरियंसेस, राइटिंग एंड एक्शंस स्पीक अबाउट हर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स जेंडर राइट्स एंड जेंडर जस्टिस। ये तो घुमा हुआ क्वेश्चन है, सिंपल बात है कि इनका क्या कंट्रीब्यूशन था रमाबाई का जेंडर राइट्स और जेंडर जस्टिस के तरफ टुवर्ड्स। तो इसको आप समझिए कि इस बार ऐसे आ सकता है, थ्रू हर फेमिनिस्ट थॉट्स एंड राइटिंग ताराबाई शिंदे रेज द इशू ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन इन इंडिया डिस्कस। तो ये क्वेश्चन को मैंने डील किया है, गाइड में आप पढ़ सकते हैं। 2022 में क्वेश्चन था, डू यू एग्री दैट राजा राम मोहन रॉय इज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये घुमा हुआ क्वेश्चन सिंपली ये है कि राजा राम मोहन रॉय कैसे चैंपियन ऑफ राइट्स थे, कैसे उन्होंने वुमेन के राइट के लिए काम किया, कुरीति को दूर किया, सोशल रिफॉर्म किया, एक नई चेतना लाई, इसलिए वो रेनेसा के जनक थे और मॉडर्न इंडिया के एक तरह से फादर कहे जा सकते हैं, जो मॉडर्न थॉट है। 2020 में क्वेश्चन था, क्रिटिकली एग्जामिन राजा राम मोहन रॉयज व्यू ऑन सिविल एंड रिलीजियस राइट्स। तो वो राइट्स के चैंपियन थे, तो कैसे उन्होंने जो डिफरेंट राइट्स को इंश्योर करने के लिए, खास करके वुमेन्स के राइट, दबे कुचले लोगों के राइट्स एंड सभी इंडिविजुअल प्रेस की प्रेस फ्रीडम के राइट, इन सब के लिए जो उन्होंने कोशिश की अपने बुद्धि से, चतुराई से, मिल करके, प्ली करके, पेटिशन दे करके, आंदोलन करके, विलियम बेंटिंग के साथ मिल करके, इस तरह के, तो उन्होंने काफ़ी कोशिश किया। तो ये आपको इसमें लिखना है। ये सब मैंने अपने गाइड में डील किया है वेरी ईजिली। आप कई बार यदि आप पढ़ेंगे तो आप खुद भी इसको बहुत अच्छे से अलग ढंग से भी लिख सकते हैं, जैसा मैंने लिखा है उससे इंस्पायर होकर अलग ढंग से। स्वराज पे तो इस बार इन्होंने गांधी जी के साथ तिलक को जोड़ दिया, मैंने पहले भी आपको बताया। तो 2023 में क्वेश्चन है, गांधीज कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज इज कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्रिहेंसिव। ऑफ कोर्स इट वाज, ये इंडिविजुअल के लिए मोरल रिजेनरेशन था, सोसाइटी के लिए सेल्फ रिलायंस, कम्युनिटी लाइफ जो कि नॉन वायलेंट है लेकिन सेल्फ रिलायंट है, एक ओसनिक सर्कल का भी इसमें कॉन्सेप्ट था, ग्राम स्वराज का भी कॉन्सेप्ट था। स्वराज में जो है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, स्पिरिचुअल, सोशल सभी डायमेंशन थे। इन सब को मैंने अपने गाइड वीडियो दोनों में डील किया, आप पढ़ सकते हैं। 2022 में क्वेश्चन है, इवेलुएट गांधीज नोशन ऑफ स्वराज विथ स्पेशल रेफरेंस टू ए.जे. पटेल। आपको ये जानने की जरूरत नहीं कि ए.जे. पटेल ने इन पे बुक लिखा था और उसके बेसिस पे इनफैक्ट ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है। आपको बस सिंपल गांधी जी के नोशन ऑफ स्वराज, उनके जो डिफरेंट डायमेंशन है उसको एक्सप्लेन करना है। एग्जामिन गांधी स्वराज एज द क्रिटिक ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन। ये भी घुमा हुआ है, इसको सिंपली, क्योंकि आप जब उनके स्वराज को लिखेंगे तो वो इतना डिफरेंट है मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन और उसके नेशन या नेशनलिज्म से कि आपको वो लिखना ही पड़ेगा। तो वो क्रिटिक तो थे ही मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन के, और उन्होंने स्वराज इसलिए लिखा ही था कि हमारा नेशन नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट ये है, हम ऐसे देखते हैं।
अब तिलक के स्वराज पे जो प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैंने गाइड में भी इस बार डील किया है। ऑफ कोर्स मैं वीडियो तो नहीं बना पाया हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, स्वराज फॉर तिलक हैड नॉट ओनली ए पॉलिटिकल कनोटेशन बट ऑल्सो ए मोरल एंड स्पिरिचुअल कनोटेशन। डिस्कस तिलक्स कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज और स्वराज्य जो वो कहते थे इन द लाइट ऑफ एवर स्टेटमेंट। ये घुमा हुआ क्वेश्चन, इसका सिंपल मीनिंग है कि डिस्कस कॉन्सेप्ट ऑफ तिलक स्वराज और स्वराज्य, मतलब तिलक के कॉन्सेप्ट जो स्वराज का था। और ये भी गांधी जी से बहुत मिलता जुलता है कि ये भी उसका मोरल और स्पिरिचुअल डायमेंशन पे फोकस करते हैं, लेकिन इनका थॉट थोड़ी बहुत बहुत अलग है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल था। पहले तो इनका ये था कि जो जिसको रिपब्लिकन कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम कहते हैं, कि हमारे ऊपर किसी का डोमिनेशन है इसलिए हम फ्री नहीं है, हमारी आत्मा पे बोझ है, हमारी आत्मा कुचली जा रही है, और हमारी इसलिए जो एक ग्रेट एंशिएंट सिविलाइजेशन का जो स्पिरिट है वो वर्ल्ड को कुछ नहीं दे पा रहा है, क्योंकि वो परतंत्र है। जब वो आज़ाद होगा, डोमिनेशन से फ्री होगा, तो हमारी स्पिरिट जो है वो अपने मुकाम तक पहुंचेगी, और फिर इंडियन स्पिरिट जो है, जो इनोवेशन लाएगी, जो हम वर्ल्ड को जो देंगे, वो बहुत ही नायाब होगा। उनका ये कहना था, मतलब एक कौम की स्पिरिट को आप दबा देते हो यदि उसके ऊपर किसी दूसरे का शासन हो। कर दिया है। सावरकर का जो हिंदुत्व है उसको मैंने ऐसे ही रहने दिया है, क्योंकि वो पहले भी ऐसा ही था। तो 2023 क्वेश्चन को कल मैंने जोड़ दिया है। इसमें भी नोट्स आए थे सावरकर की व्यू हिंदुत्व पे। 2022 में भी कल नोट्स ही था, नोट्स ऑन सावरकर कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदुत्व, दोनों तो एक ही है। 2021 में फुल क्वेश्चन था, एनालाइज सावरकर्स डेफिनेशन ऑफ हिंदुत्व, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ हिज आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। तो ये तो मैंने अपने पूरे वीडियो में भी और में भी पूरा एक्सप्लेन किया है। आपको पता है उन्होंने हिंदू किसको कहा था, ये बहुत ही अभी भी डिबेटेबल है। उन्होंने ये कहा था कि जो भी ऐसे इंडिविजुअल हैं जिनके फोर फादर्स कभी हिंदू रहे हो, या जो इंडिया में जो रिलीजियन जन्मी है, डेवलप हुई है, इंडियन रिलीजन, जैसे कि बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, उसको वो मानते हैं। और जो इस पूरे भूमि को, जो भारतवर्ष है, जो कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से अरुणाचल प्रदेश के बीच की जो है, उसको पुण्य भूमि, पितृभूमि मानते हैं, फादरलैंड, होली लैंड मानते हैं। यदि ये तीन क्राइटेरिया, तो वो हिंदू है। तो इनके हिंदू में यदि आप देखोगे तो बुद्ध भी हिंदू हैं, जैन भी हिंदू हैं, सिख भी हिंदू हैं, केवल ईसाई और मुस्लिम हिंदू नहीं है। दूसरा, इनका जो हिंदू राष्ट्र का जो कॉन्सेप्ट है वो भी इससे जुड़ा हुआ है, नेशनलिज्म का, जिसमें ये कहते हैं कि हमारा जो राष्ट्र है वो कल्चरली हिंदू है। इट डजंट मीन कि केवल इसमें हिंदुइज्म मानने वाले लोग रहते हैं, इसमें कई धर्म के लोग हैं, लेकिन हमारी जो ओवर आर्किंग कल्चर है वो हिंदू है। हिंदू कल्चर, नॉट हिंदुइज्म, वो दोनों में फर्क करते हैं। आपने भी देखा कि हिंदू सिख भी हिंदू है, बौद्ध भी हिंदू है, तो उनका हिंदू बहुत विशाल है। और उसमें वो कहते हैं कि जो हमारी कल्चर एक है, हमारा फीचर जिसको हम रेशियल फीचर कहते हैं वो एक है, और हमारी टेरिटरी हमेशा से एक डिस्टिंक्ट रही है, इसलिए हम एक राष्ट्र हैं। यहाँ पे आपको सुन के लगेगा कि वेस्टर्न नेशनलिज्म के से इंस्पायर होकर के उस टाइप की टेरिटोरियल एंड जो एक कल्चरल नेशनलिज्म होती है, उस दोनों को सिंथेसाइज करने की कोशिश करते हैं। ये सब मैंने जो है बताया है अपने वीडियो में भी और गाइड में भी, आप इसको पढ़ सकते हैं। So dear student, thanks for watching and good wishes for your upcoming semester exam on MIPT, Modern Indian Political Thought। आप इसकी गाइड यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन मैं फिर से आपको रिमाइंड कर रहा हूँ, आप यदि CUET PG 2025 दे रहे हैं तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उस प्रोसेस को एक सुहाना सफ़र बनाने का। मैं ये बोलूँगा एक वेरी सूदिंग काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, जो कि नॉलेज की जर्नी है। आप यदि इसको करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं ये बैच। आप रजिस्टर कर सकते हैं, अपना नेम, टेलीग्राम आईडी एंड मोबाइल नंबर आप भेजें paulsciencehelp@gmail.com पर। इसके अलावा इन तरीके से आप मुझसे बातें कर सकते हैं, आप अपनी मेल भेज सकते हैं, अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा जवाब देने का। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक हैव नाइस टाइम, गुड विशेस।